क्या हो अगर आप एक होटल में 2 हफ्ते के लिए रुकें और आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं कि आपकी जान पर बनाए। आप किसी को बताने में संकोच करें और यदि आप बताएं तो कोई आपकी बात पे भरोसा ना कर पाए और फिर एक दिन कुछ ऐसा हो कि आपको आधी रात में ही उस होटल से निकल के भागना पड़े और आप सड़कों पे दर-बदर घूम रहे हों, पर आपको ठहरने के लिए कोई ठिकाना ना मिले। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत-बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी जो इतने समय बाद आपके लिए एक स्टोरी लेकर आ रही हूँ। बहुत समय लगा दिया मैंने स्टोरी लाने में, पर आज की कहानी आपको निराश नहीं करेगी। समय के अभाव के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण आने में थोड़ा समय लग गया। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम कहानी की तरफ। आज की कहानी रक्षा और उसके परिवार की है। रक्षा जो अभी क्लास 11th में आई ही है और उसके फादर एक एमएनसी में बहुत अच्छी पोस्ट पर लगे हुए हैं और अभी अभी उन्हें एक प्रमोशन मिली है जो वीपी की है और उसे ज्वाइन करने के लिए उन्हें कैलकाटा जाना है। रक्षा और उसका परिवार जो गुड़गांव में रहता था, परिवार में उसकी माँ जिनका नाम रीना, उसका एक भाई जिसका नाम विकी है जो अभी क्लास 7th में आया है और उसके फादर, ये 4 ही लोग हैं। रक्षा की मदर एक होम मेकर हैं और ये सारा ही परिवार बहुत एक्साइटेड है कैलकाटा जाने के लिए और सभी लोग बहुत खुश हैं रक्षा के फादर की प्रमोशन से। रक्षा के फादर का नाम मोहित है। कहानी 2016 की है। रक्षा ने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट की थी। सीबीएसई बोर्ड की वो छात्रा थी और 11th में ही आने के बाद उनके पास ऑप्शन था किसी स्ट्रीम को चूज करने का। तो साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करने की वजह से रक्षा पे पढ़ाई का थोड़ा बोझ था और अभी उन्हें शिफ्ट होना था तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल थी, बट अब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मोहित उसे मिस भी नहीं कर सकते थे। तो सारे परिवार ने डिसाइड किया कि वो कैलकाटा शिफ्ट होंगे और मोहित की जॉब शुरू से ही कुछ इस तरीके की रही है कि हर 2-3 साल में उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता रहता था या उन्होंने कभी जॉब स्विच किया तो किसी ना किसी शहर में वो मूव करते रहते थे। परिवार के लिए कहीं मूव करना कोई नई चीज नहीं थी। ये लोग कैलकाटा मूव करते हैं। मोहित को उनकी कंपनी की तरफ से एक बैंगलो प्रोवाइड किया गया था। जो उनका बंगला था वो रीना और बच्चों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसे चेंज कर देते हैं, हम खुद ही अपने हिसाब से कोई घर फाइनल करते हैं। मोहित से जब इस बारे में बात की गई तो मोहित का भी यही कहना था कि मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, घर पे टाइम तुम लोगों को ही स्पेंड करना है और अगर तुम्हें ही घर पसंद नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और मैं जल्दी ही प्रॉपर्टी डीलर से बात करके, मोहित का जो बंगला था वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया था तो उसका खर्चा कंपनी ही देती थी जो भी था। तो मोहित के पास ये ऑप्शन भी था, अगर वो कोई घर लेते हैं तो उसका जो रेंट है वो कंपनी बेयर करेगी। बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। मोहित नई जगह के लिए अप्लाई करते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई घर लेना चाहते हैं तो कंपनी उसको लुक ओवर करे। बंगले में रुके हुए अभी इन्हें 3-4 दिन ही हुए थे तो मोहित प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह से बात करते हैं और सैटरडे संडे में ये लोग प्लान करते हैं कोई प्रॉपर्टी फाइनलाइज करने का। ये लोग प्रॉपर्टी देखने जाते हैं और फाइनली इनको एक कोठी बहुत पसंद आ जाती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी बंगले में रुके हुए 4-5 दिन ही हुए हैं तो हम एक काम करते हैं कि किसी होटल में शिफ्ट हो जाते हैं, तब तक अच्छी तरीके से शिफ्टिंग भी हो जाएगी कोठी की और थोड़ा सा वहाँ पे काम भी रहता था तो हफ्ता 2 हफ्ता लगेगा जो पूरी तरह से वो घर सेटल हो जाएगा और उसके बाद ये लोग उसमें जाके शिफ्ट हो जाएंगे। इससे जो उस हाउस का रेंट था वो नेक्स्ट मंथ से कंपनी बेयर करना शुरू कर देगी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम बैंगलोर अभी ही छोड़ देंगे। इधर मोहित की जो एप्लीकेशन थी घर के लिए वो भी अप्रूव हो जाती है तो ये लोग एक आउटस्कर्ट्स में रिजॉर्ट में कॉटेज हायर करते हैं 2 हफ्ते के लिए। और क्योंकि ये कॉटेज 2 हफ्ते के लिए हायर किया गया था तो इन्हें काफी अच्छे, मतलब बहुत कम प्राइस पे वो कॉटेज अवेलेबल हो जाता है। रिजॉर्ट की 5 स्टार सर्विसेज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, काफी अच्छा रिजॉर्ट था और था शहर के आउटस्कर्ट्स में। कॉटेज कुछ इस तरीके से वहां पे बने हुए थे जैसे रिजॉर्ट है तो काफी बड़े एरिया में था तो इन्होंने थोड़ा जंगल जैसा लुक दिया था। जैसा मैंने आपको बताया आउटस्कर्ट्स में था तो जैसे एक कॉटेज बनाया है, फिर थोड़ी दूरी पे जाके दूसरा कॉटेज बनाया है
और थोड़े डिस्टेंस पे जाके तीसरा, ऐसे 4-5 कॉटेजेस थे। बाकी रिज़ॉर्ट का जो अपना होटल वाला एरिया होता है वो था। इनका कॉटेज कुछ इस तरीके का था कि जब आप एंटर करते हो तो मास्टर बेडरूम है, वहाँ पे एक किचन का छोटा-सा एरिया है। उसके बाद ऊपर स्टेयरकेस जाता है और वहाँ पर एक और रूम है। तो मतलब छोटा-सा बहुत प्यारा-सा कॉटेज है जो कि बिल्कुल जंगल जैसे एरिया में बना हुआ है। मतलब रिज़ॉर्ट का एरिया है बट उन्होंने लुक वैसा दिया हुआ है। बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं, बहुत अच्छा-सा लुक है उसका। अब ये सारी फैमिली रिज़ॉर्ट में शिफ्ट हो जाती है। बच्चे यहीं से स्कूल जाते हैं। जब मोहित जाते हैं ऑफिस के लिए तो पहले बच्चों को ड्रॉप कर देते हैं और आते वक्त बच्चे कैब से आ जाते हैं। रक्षा बड़ी थी, 11th में थी, तो इतना प्रॉब्लम नहीं था और विक्की छोटा था तो रक्षा के साथ ही आ जाता था। इन लोगों के साथ रीना भी निकल जाती है। रीना जो नया घर है वहां पर जाती है, सुबह से शाम तक वो वहाँ पे शिफ्टिंग का काम अरेंज करती है। जो भी स्टाफ था उसको मैनेज करती है, मतलब जो भी लोग वहां पर काम के लिए बुलाए गए थे, मेड उसने वहां पर रख ली थी। और रीना रात को मोहित के साथ ही वापस आती थी। उसके सर पे इस वक्त सबसे ज्यादा काम था। तो इस तरीके से इनका कुछ शेड्यूल बन गया था। और रक्षा ने जो अपनी क्लास ज्वाइन की थी तो कुछ स्कूल की क्लासेस उसकी मिस हो गई थी, जिसमें उसे वो सारी स्टडीज कवर करनी थी जो क्लासेस मिस हुई थी। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स बनाए, उसमें उसकी एक क्लोज फ्रेंड बन गई अंबिका, और वो अंबिका से नोट्स लेती थी और अंबिका के नोट्स कॉपी करती थी। अंबिका उसको काफी हेल्प करती थी स्टडीज जो उसकी रह गई थी उसके लिए। अभी ने रिजॉर्ट में शिफ्ट हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुए थे, थर्ड डे था इनका। तो उस दिन विकी ने पहले ही मोहित को बोल दिया था कि आज वो अपने फ्रेंड के घर जाएगा, उसको भी नोट्स कॉपी करने थे, उसकी भी क्लासेस मिस हो गई थी। तो रक्षा ने मोहित को बोला कि मैं अपनी फ्रेंड को साथ में ले आऊंगी क्योंकि विकी तो आएगा नहीं, तो जब आप लोग वापस आओगे तो मेरी फ्रेंड को हम ड्रॉप कर देंगे वापस घर। इस पे वो लोग एग्री हो गए। वैसे भी रक्षा रिजॉर्ट में अकेले क्या करती, विक्की भी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऐसा कर लेना। करीब 2-2:30 बजे के आसपास इनकी छुट्टी हुई और ये लोग वापस रिजॉर्ट आ गए, अंबिका और रक्षा। रिजॉर्ट में आने के बाद अंबिका ने जब रक्षा का कॉटेज देखा तो उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉटेज था, हर सुविधा थी वहां पर। और 11th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा सा उसको चिल करने का मन किया। रक्षा ने बोला कि ठीक है मैं थोड़ा शावर लेके आती हूँ, उसके बाद हम लंच वगैरह करेंगे और फिर हम थोड़ा स्टडीज करेंगे, फिर मूवी शूवी देखेंगे। ऐसा इनका कुछ प्लान था। रक्षा शावर लेने चली गई, शावर लेके आई तो अंबिका को भी लगा कि चलो मैं भी शावर ले लेती हूँ। तो अंबिका रक्षा को बोल के जाती है कि मैं शावर ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ करते हैं लंच वगैरह। रक्षा ने बोला ठीक है। अब अंबिका शावर लेने गई तो वहां पे बाथ टब था, तो अंबिका को लगा कि चलो मैं बाथ टब में थोड़ा सा चिल करती हूँ, और वो आराम से पानी वानी भर के बाथ टब में लेट गई। तो बच्ची थी, थके हुए थे ये लोग, तो अंबिका की ना ऐसी आंख लग गई बाथ टब में। अचानक से अंबिका की आंख खुलती है और बाथरूम का दरवाजा जोर जोर से नॉक हो रहा होता है और बाहर से रक्षा की आवाज आ रही होती है, अरे क्या हुआ, तू सो गई क्या, बाहर आ जल्दी, खाना आ गया है। तो अंबिका को लगता है कि यार मैं तो सच में सो गई थी। अंबिका उठती है, कपड़े वपड़े पहनती है, बाहर आती है। बड़ा अजीब सा लगता है ना कि बाथ टब में कोई कैसे सो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। जब आप चिल कर रहे हो, आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिले और आप थके हुए हो, तो कई बार आपकी आंख बाथ टब में भी लग जाती है। अब अंबिका फटाफट बाहर आती है तो क्या देखती है कि रक्षा ने बिरयानी ऑर्डर की हुई है, उसके साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक है और एक सोडा रखा हुआ है। ये लोग बैठते हैं, अपना बिरयानी खाना शुरू करते हैं। तो अंबिका क्या देखती है कि रक्षा धीरे धीरे सॉफ्ट ड्रिंक पी रही है और अंबिका को उसने सोडा ऑफर किया है। तो अंबिका बड़ा स्ट्रेंज फील कर रही है कि ये उसने मुझे सोडा क्यों दिया है, मतलब बिरयानी के साथ सोडा कौन पीता है। और अभी इनकी फ्रेंडशिप इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि ये लोग एक दूसरे को खुल के बोल सके, मतलब ऑब्वियसली अभी ने आए हुए टाइम ज्यादा नहीं हुआ है, तो अंबिका ज्यादा उसको कुछ बोलती नहीं है। और इधर रक्षा देख रही है कि ये सिर्फ बिरयानी खा रही है, सोडा नहीं पी रही। तो रक्षा उसको बोलती है भाई तू सोडा क्यों नहीं पी रही। तो अंबिका बोलती है अच्छा बेटा, अपने लिए सॉफ्ट ड्रिंक और मेरे लिए सोडा। तो रक्षा बोलती है तूने ही तो कहा था कि सोडा पीना है। इनफैक्ट मुझे बहुत अजीब भी लगा कि बिरयानी के साथ सोडा, मतलब सोडा कौन पीता है। तो अंबिका बोलती है मैंने कब कहा यार। तो रक्षा बोलती है यार तूने ही तो बोला था जब तू शार ले रही थी, मैंने तेरे को नॉक करके पूछा भी था, इतना टाइम हो गया है, बिरयानी मंगाई है मैंने, तो तूने ही तो बोला था कि हाँ बिरयानी मंगा लिया। तो मैंने तुझसे पूछा था कि ड्रिंक में क्या लेगी, तो तूने बोला सोडा। अंबिका उसको बहुत अजीब से देखती है पर कुछ बोलती नहीं है। कहती है यार अच्छा ठीक है, पर यार मेरा अभी ना सोडा पीने का मन नहीं कर रहा, मेरा तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने का ही मन कर रहा है, तुझे देख के ना मुझे लालच आ गया। तो रक्षा कहती है अच्छा तुझे सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, नीचे जा, फ्रिज खोल, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक की कैन रखी होगी, उठा ला। अब अंबिका नीचे जाती है और वो यही सोचते सोचते नीचे जा रही होती है कि यार मैंने इसको कब बोला है, इसने कब नॉक किया। पर उसे बड़ा वियर्ड लगता है, रिएक्ट नहीं करती, अभी नए फ्रेंड्स हैं तो कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकती। वो जाती है,
फ्रिज खोलती है और फ्रिज खोल के वो कैन निकाल ही रही होती है सॉफ्ट ड्रिंक का कि उसको पीछे से आवाज आती है हाय। वो पीछे पलट के देखती है, कोई भी नहीं है। इनफैक्ट उसको ये लगा था कि रक्षा भी उसके पीछे पीछे नीचे आ गई है और वो उसको हाय बोल रही है, पर उसको बड़ा अजीब लगता है जब वो इधर उधर देखती है कि कोई भी नहीं है। वो फटाफट से फ्रिज बंद करती है और ऊपर आ जाती है। जब वो ऊपर आती है तो वो क्या देख रही है कि रक्षा अभी भी अपना लंच कर रही है। अब उसको बड़ा वियर्ड सा लगता है कि क्या है क्या नहीं है, पर फिर भी वो बात टाल देती है और रक्षा से वो इस बारे में कोई बात नहीं करती। पर इस समय से उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है उस कॉटेज में। मतलब उसको ये लगता है कि यार जल्दी जल्दी इसके पेरेंट्स आए, टाइम निकले और मैं अपने घर जाऊं। अब ये दोनों लंच करते हैं, उसके बाद होमवर्क करते हैं और उसके बाद ये लोग थोड़ा सा नैप लेते हैं। शाम के 7 बजे के आसपास की बात होगी। ये लोग उठ के अपना बैठ के टीवी वीवी देख रहे थे, कोई मूवी देख रहे थे। अंबिका का माइंड भी अब डाइवर्ट हो चुका था। अचानक से इनको ना बहुत जोर से बर्तनों के गिरने की आवाज आती है किचन से। तो दोनों ना चौंक जाते हैं। तो रक्षा को लगता है हो सकता है विकी आ गया हो, उसी के पास कार्ड की या कॉटेज की। कॉटेज तो अंदर से लॉक्ड है, तो ये ज्यादा माइंड नहीं करते। उसके बाद ये लोग फिर से अपना मूवी देखना शुरू कर देते हैं। अंबिका बोलती भी है यार बर्तनों के गिरने की आवाज आई है, तो रक्षा बोलती है शायद विक्की होगा। अब ये मूवी देख रहे हैं कि आधे पौधे घंटे बाद इनको फिर से आवाज आती है कि जैसे बहुत सारे बर्तन गिरे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि होटल है, होटल के किचन में कितने ही बर्तन होते हैं। आपको मैक्सिमम एक इलेक्ट्रिकल केटल मिल जाएगी, थोड़ा बहुत आप सामान रख लोगे, राइस कुकर वगैरह रख लोगे, पर आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत सारे बर्तन थे। तो ये दोनों ही भागे भागे नीचे जाते हैं और किचन में देखते हैं तो किचन बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे कुछ भी टस से मस नहीं हुआ है। रक्षा मास्टर बेडरूम चेक करती है, मास्टर बेडरूम में भी कोई नहीं है। वो इधर-उधर देखती है, विक्की नहीं है। उसके बाद वो अपने मोबाइल से विक्की को फ़ोन करती है, तो विक्की अपने फ्रेंड के ही घर पे था। तो ये लोग हँसना शुरू कर देते हैं कि आस-पास से कोई आवाज़ आई होगी और अंबिका अब और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है। वो रक्षा से कुछ बोलती तो नहीं है, बस बार-बार यही कह रही होती है, "रक्षा तेरे पापा कब तक आएँगे? कितने बजे तक आएँगे?" तो रक्षा बोलती है कि वो जनरली तो 9 ओ क्लॉक तक आते हैं, लेकिन आज क्योंकि विक्की अपने फ्रेंड के यहाँ गया है, तो वो 8:30 तक आ ही जाएँगे। 8:30 बजे के आस-पास की बात है। मोहित, रीना, विक्की तीनों वापस आते हैं। उसके बाद ये लोग अपना डिनर वगैरह करते हैं। इन सभी के साथ अंबिका भी डिनर करती है और डिनर के बाद मोहित और रक्षा दोनों अंबिका को उसके घर ड्रॉप करने जाते हैं। ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाता है। इसके बारे में रक्षा किसी से कोई बात नहीं करती और अंबिका भी किसी से कोई बात नहीं करती। नेक्स्ट डे जब रक्षा स्कूल जाती है तो अंबिका देखती है कि रक्षा काफी टायर्ड सी लग रही है। अंबिका रक्षा से पूछती भी है कि रक्षा क्या हुआ, तो वो यही बोलती है कि यार पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, रात में भी काफी देर तक नोट्स कॉपी करती रही थी, उस वजह से शायद टायर्डनेस हो गई हो। और कुछ नहीं बोलती, अपना ये लोग अपना स्कूल में जो भी टाइम स्पेंड करते हैं वो अपना करते हैं। रक्षा फिर नेक्स्ट डे स्कूल आती है, उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब लग रही होती है। आप लगाइए 3rd डे अंबिका रक्षा के कॉटेज में गई है, 4th डे रक्षा स्कूल आ रही है, उसकी हालत खराब है, 5th डे उसकी हालत और खराब लग रही है, 6th डे उसकी हालत और खराब लग रही है। अचानक से रक्षा फेंट हो जाती है और उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स उसको वापस से कॉटेज में लेकर जाते हैं और जिस दिन रक्षा फेंट हुई थी वो दिन रक्षा का स्कूल आने का आखिरी दिन था और उसके बाद रक्षा स्कूल नहीं आई। अंबिका जिस दिन रक्षा फेंट हुई थी उस दिन शाम को उसको फोन करती है, पर उसकी मदर फोन पिक करती हैं और यही बोलती हैं कि उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। 2-3 दिन तक अंबिका फोन नहीं करती और 2-3 दिन बाद रक्षा का अंबिका को फोन आता है। अंबिका फ़ोन उठाती है, रक्षा से पूछती है कि तुम कैसे हो, क्या हो? रक्षा ज़्यादा जवाब ना देते हुए अंबिका से पूछती है, अंबिका मैं एक बात पूछूं? अंबिका बोलती है क्या? रक्षा उसको पूछती है, अंबिका डू यू बिलीव इन घोस्ट? ये बात सुन के अंबिका 2 सेकंड के लिए चुप हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा पूछ रही है। पर उसके बाद अंबिका बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? रक्षा उधर से बोलती है, नहीं कुछ नहीं, चल मैं बाद में बात करूंगी। और ये बोल के रक्षा फ़ोन रख देती है और करीब 2-2.5 हफ्ते बीत जाते हैं। उसके बाद रक्षा का अंबिका को फिर से फ़ोन आता है। इन बिटवीन अंबिका ने रक्षा को 3-4 बार फ़ोन किया पर रक्षा ने कॉल पिक नहीं किया होता। जब रक्षा का कॉल अंबिका को जाता है तो वो ये बोलती है, अंबिका मैं अपने घर में शिफ्ट हो चुकी हुई हूँ। अगर तेरे पास सैटरडे का टाइम हो तो तू अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके मेरे घर स्टे करने आ सकती है। मेरा काफ़ी सारा पढ़ाई का काम छूट गया है तो नोट्स कॉपी करने हैं। इधर रीना भी अंबिका की मदद से परमिशन ले लेती है। तो सैटरडे को अंबिका रक्षा के घर आती है। अंबिका जब रक्षा के घर आती है तो देखती है घर बहुत सुंदर है। उसकी मेड डोर खोलती है। उसके बाद रीना उसको मिलती है और उसके बाद रीना अंबिका को रक्षा के रूम में भेज देती है। जब अंबिका रक्षा के रूम में जाती है तो वो रक्षा को देख के शॉक्ड हो जाती है। रक्षा जो बहुत प्यारी प्लम्पी सी एक लड़की हुआ करती थी,
उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे उसकी आंखों के नीचे बिल्कुल काले गड्ढे पड़ गए हैं। कम से कम 15 से 20 किलो उसका वज़न कम हो गया है और बहुत ही बदसूरत सी हालत उसकी हो गई है, मतलब जैसे किसी ने खून सा चूस लिया हो उसका। उसकी हालत देख के अंबिका बोलती है, रक्षा ये क्या हो गया तुझे? तू तो स्कूल में ठीक-ठाक थी, हुआ क्या? और एकदम से रक्षा को हग कर लेती है। रक्षा बड़े ही खिंचे हुए मन से उसको बोलती है, आज बहुत टाइम है अंबिका, आज मुझे तेरे साथ बहुत बातें शेयर करनी है। और दोनों सहेलियां बैठ जाती हैं। इधर रीना उन लोगों के लिए खाने पीने के लिए कुछ भेजती है मेड के हाथों और इन लोगों की बातें शुरू होती हैं। और उसके बाद रक्षा फिर से वही सवाल करती है अंबिका से, अंबिका डू यू बिलीव इन घोस्ट्स? और सवाल करने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि अंबिका अब सारी फॉर्मेलिटीज भूल के हार्ट टू हार्ट उससे बात करती है और उसको बोलती है, यस बता क्या हुआ है तेरे साथ। यहाँ रक्षा अपना वो इंसिडेंट शेयर करती है अंबिका के साथ, जिसको सुनने के बाद अंबिका के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रक्षा अंबिका से कहती है, अंबिका तुझे याद है जिस दिन तू रिजॉर्ट में आई थी? उस दिन रात में जब मैं सो रही थी तो मुझे बहुत ठंड सी लगी। जब मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरा ब्लैंकेट मेरे ऊपर नहीं है, वो नीचे गिरा हुआ है। रक्षा उन लड़कियों में से थी जो भरी हुई गर्मी में भी चादर के बिना सो नहीं सकती थी। उसे बहुत अच्छे से याद है कि वो ब्लैंकेट ऊपर लेके सोई। चलो कोई बात नहीं, सोते सोते ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है, गिर गया होगा, उसने यही सोचा और उसने उसके बाद ब्लैंकेट वापस से ओढ़ लिया और वो सो गई। पर उसके 1-2 घंटे बाद सेम वही चीज उसके साथ हुई। उसकी आंख खुली ठंड से और ब्लैंकेट फिर नीचे पड़ा हुआ था। और ये चीज उस रात 3 बार हुई और जब थर्ड टाइम ऐसा हुआ उसके बाद रक्षा को नींद नहीं आई और इसीलिए वो जब उस दिन आई थी तो वो बहुत टायर्ड लग रही थी क्योंकि वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। उसके बाद उसने बताया सेकंड डे जब स्कूल से जाने के बाद वो होमवर्क कर रही थी, होमवर्क करते वक्त उसके कान के पीछे किसी ने जोर से फूंक मारी। उसने घबरा कर पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। ये देख के वो बहुत बुरी तरह डर गई। उसने आवाज मारी, विक्की विक्की। विक्की के नीचे से आवाज आती है, हाँ दीदी क्या हुआ? वो और ज्यादा घबरा गई और उसके बाद वो डर के नीचे विक्की के पास चली गई। दोनों भाई बहन अपना टीवी वगैरह देखने लगे और उनका माइंड डाइवर्ट हो गया। रात में पेरेंट्स आए, दोनों बहुत थके हुए थे, मोहित और रीना। इन सब ने साथ मिलकर डिनर किया। रक्षा ने कोशिश भी की कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ये सब कुछ डिस्कस करे, पर उन लोगों की इतनी थकी हुई हालत देख के उसे लगा कि नहीं, शायद मेरा वहम होगा। होता है ना, हम कई बार चीजें होती हैं पर खुद को एक्सक्यूज देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, शायद लगा होगा कि ऐसा हो गया। और वही गलती रक्षा ने की थी। रक्षा के पेरेंट्स और विक्की नीचे मास्टर बेडरूम में सोते थे और रक्षा अकेले ही ऊपर रहती थी क्योंकि रक्षा का स्टडीज का लोड बहुत ज्यादा था तो उसके पूरे नोट्स बिखरे रहते थे और वो अकेले ही स्टडी करती थी। विक्की कई बार गेम्स खेलता था तो उसको परेशानी होती थी। लेकिन आज वो दिन था जब रक्षा को ऊपर जाते हुए, अकेले सोते हुए डर लग रहा था। एनीवेज रक्षा फिर भी ऊपर जाती है, वो अपना होमवर्क वगैरह जितना बचता है करती है। उसके बाद वो सोने चली जाती है। उसको पता है कि सुबह स्कूल जाना है। ये सारी जो स्टोरी है ये रक्षा अंबिका को बता रही है जो जो उसके साथ हुआ और मैं आपको। उस रात रक्षा ने अपने रूम की लाइट्स ऑन रखी थी क्योंकि वो थोड़ा डरी हुई थी और पेरेंट्स के साथ उसने ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया था तो उसे लगा था कि अगर कुछ होता है तो मैं सुबह डिस्कस करूंगी। यही सोच के उसने रात में अपने रूम की लाइट्स ऑन रखी और वो सो गई। रक्षा सोई हुई थी और उसे सोते सोते ऐसा फील हुआ जैसे कि उसको कोई इनएप्रोप्रिएटली टच कर रहा है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और आंख खुलती है तो क्या देखती है कि रूम में पूरा अंधेरा है। रक्षा को बहुत अच्छी तरीके से याद था कि वो लाइट्स ऑन करके सोई थी। वो इतना घबरा जाती है और वो चीखने की कोशिश करती है पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। बेड से उठने की कोशिश कर रही है, वो मूव भी नहीं कर पा रही और वो जो भी एंटिटी है जो उसे टच कर रही है वो उसे वैसे ही उसके प्राइवेट पार्ट्स पे इधर उधर टच किए जा रही है और रक्षा हिल भी नहीं पा रही। वो बहुत घबराई हुई है, चीखना चाह रही है, घुट रही है पर उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। उसकी आंखों से बस आंसू चले जा रहे हैं और वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है। वो अंदर ही अंदर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर देती है और अचानक से थोड़ी देर में सब कुछ बंद हो जाता है और उसकी बॉडी रिलीज हो जाती है। रक्षा उठती है, भागकर लाइट्स ऑन करती है और चीखती है, मम्मी मम्मी मम्मी। उसकी आवाज सुन के मोहित रीना भागे भागे ऊपर आते हैं, पूछते क्या हुआ क्या हुआ। और रक्षा डरी हुई है, यहाँ पे कोई था मम्मी, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। मोहित और रीना उसको शांत करते हैं, कुछ नहीं है बेटा, यहाँ कोई नहीं है। मोहित अच्छे से कॉटेज चेक करते हैं, रूम अंदर से लॉक्ड है, कहीं पर भी कोई नहीं है। रीना उसको समझाती है, थोड़ा सा शांत करती है, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ है, तुमने कोई हॉरर मूवीज वगैरह देखी होंगी इससे तुम घबरा गई हो, सब ठीक है। रक्षा कह रही है नहीं नहीं, यहाँ पर कोई था, किसी ने
मुझे टच किया, यहाँ पर कोई था। रीना उसको समझाती है बेटा कोई नहीं है यहाँ पर, चलो तुम्हें डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। और उसके बाद रक्षा और रीना रात में साथ में सोते हैं। मोहित और विक्की नीचे चले जाते हैं, पर रक्षा को नींद नहीं आ रही होती है, वो इतना डरी हुई है। और रात के करीब 3:30 बजे के आसपास की ये बात है जब ये सब कुछ होता है। उसके बाद रक्षा बिल्कुल नहीं सो पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग रक्षा वापस स्कूल जाती है और उस दिन वो और ज़्यादा टायर्ड होती है, और ज़्यादा उसकी हालत बुरी दिखती है। उसके बाद छुट्टी के टाइम जब वो विक्की को मिलती है तो विक्की उससे बोलता है कि दीदी मैंने तो पापा को स्कूल से फ़ोन करके परमिशन ले ली थी, मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ, रात में पापा मुझे पिक कर लेंगे, आज आप अकेले घर चले जाओ। अब रक्षा को रात वाले इंसिडेंट से थोड़ी घबराहट तो होती है कि रिजॉर्ट में अकेले जाना पड़ेगा। बिल्कुल छुट्टी के टाइम पे मोहित ऐसा बोलता है तो वो अंबिका को भी नहीं पूछ सकती थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि ठीक है मैं अकेले ही चली जाती हूँ। हालांकि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसके बाद भी वो अकेले रिजॉर्ट जाती है। रिजॉर्ट में जाके अपना शावर लेती है, लंच करती है, उसके बाद अपना होमवर्क वगैरह करती है। 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो अपना होमवर्क करके फ्री होती है तो थोड़ा टीवी देख रही होती है। अब टीवी देखते देखते रक्षा को नींद आ रही है और वो खुद को जगा के रखे हुए कि नहीं मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि उसे रात वाले इंसिडेंट अभी तक उसके दिमाग पे चल रहा है, वो उसके दिमाग से नहीं निकला है। और बस आप सोचिए कैसा फील हो रहा होगा इस इंसान को जो 2-3 रातों से ठीक से सोया नहीं है और उसको बहुत नींद आ रही है और वो खुद को जगा के रखना चाहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर है कि अगर वो सोया तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। पर इंसान है, टीवी देखते देखते रक्षा की आंख लग जाती है और फिर से थोड़ी देर बाद रक्षा को फील होना शुरू होता है कि उसे कोई धीरे धीरे छूने की कोशिश कर रहा है। रक्षा बहुत गहरी नींद में थी, वो आंखें खोल रही है, उसे कुछ नहीं दिख रहा, उसकी आंखें बार बार बंद हो रही हैं। फिर उसे लग रहा है उसे कोई टच कर रहा है, वो फिर आंखें खोल रही है, फिर उसकी आंखें बंद हो रही हैं कि अचानक रक्षा का कोई ब्लैंकेट जोर से खींचता है और रक्षा घबरा के एकदम उठ के बैठती है। वो इधर उधर देखती है, कोई नहीं है। रक्षा जैसे ही बेड से नीचे उतरती है रक्षा को कोई जोर से बेड पे धक्का देता है और फिर उसके साथ इनएप्रोप्रिएट हरकतें शुरू हो जाती हैं। अब रक्षा जोर जोर से चीख रही है, चिल्ला रही है, उसके दोनों हाथ किसी ने पकड़ रखे हैं पर उसे कोई दिख नहीं रहा है और उसको बहुत गंदी तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसे कि उसके साथ कुछ अटेम्प्ट किया जा रहा हो। अचानक से रक्षा की टी शर्ट ऊपर होती है, रक्षा बहुत जोर से चीखती है, रोना शुरू कर देती है और वापस से वो भगवान को याद करती है, भगवान प्लीज मुझे बचा लो, भगवान प्लीज मुझे बचा लो। 11th क्लास का बच्चा है, वो क्या कर सकता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन कॉटेज एक ऐसी जगह पर है जहाँ से उसकी चीख की आवाज कहीं बाहर नहीं जा रही और पता नहीं या जा भी रही हो तो किसी को सुनाई नहीं दे रही। रक्षा पूरी तरीके से उस एंटिटी से फाइट करने की कोशिश कर रही है, वो हाथ पैर मार रही है पर कोई सामने दिखे भी तो उसे दिख कुछ नहीं रहा है। रक्षा जैसे करके फिर से बेड से उठती है, वापस से रक्षा को कोई बेड पे घसीट के लिटा देता है और जिस तरीके से ये स्टोरी मुझे बताई गई है मुझे खुद सुन के लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसे मतलब इतना वाइल्ड अटैक किसी के ऊपर कैसे हो सकता है। पर जिन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई है वो अंबिका खुद हैं और रक्षा ने उनको एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें बताई थी जो उनके साथ घटी थी और जिस वक्त उन्होंने ये बताया था उस वक्त अंबिका के गूज बम्स आ रहे थे और रक्षा रोते रोते ये सारी बातें अंबिका के साथ शेयर कर रही थी। करीब 15-20 मिनट तक ये सब कुछ चलता रहता है। मतलब ये जो एंटिटी जो भी थी ये इतनी नेगेटिव थी कि उसको जैसे रक्षा के साथ खेलने में मजा आ रहा हो, उसको परेशान करने में, उसको तड़पते हुए, उसको चीखते चिल्लाते हुए देखने में मजा आ रहा हो। और ये 15-20 मिनट तक चलने के बाद अचानक से शांत हो जाता है और उसके बाद उसको किसी मेल के जोर जोर के हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। रक्षा रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, हाथ जोड़ रही है कि कौन हो तुम, प्लीज मुझे छोड़ दो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा। और वहां से फिर से उसे आवाज सुनाई देती है हंसने की और उसके बाद फिर से सब कुछ शांत हो जाता है। रक्षा उठती है, भागती है बाहर की तरफ और वो स्टेयरकेस से नीचे उतर ही रही होती है कि अचानक से उसे कोई पीछे से धक्का देता है और उसके बाद रक्षा की जब आंख खुलती है तो उसकी मम्मी, पापा, होटल का कुछ स्टाफ और एक डॉक्टर वहाँ पे ये सारे लोग मौजूद थे। और रक्षा आँख खोलती है, उसके बाद आंखें बंद करती है, उसके बाद फिर से आंखें खोलती है। उसके बाद डॉक्टर रक्षा से पूछते हैं बेटा आप कैसा फील कर रही हो। रक्षा इतने सारे लोगों को देख के घबरा जाती है, कुछ बोलती नहीं है, बोलती है मैं ठीक। उसके बाद डॉक्टर मोहित से कुछ बात करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे स्टाफ भी चला जाता है और अब ये 4 लोग मोहित, रीना, विक्की और रक्षा ही उस कॉटेज में हैं। इस रात रक्षा अपने मम्मी पापा के साथ उन्हीं के रूम में सोई होती है। शायद डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन वगैरह दिया था तो उसको नींद आ जाती है, उसको मतलब आंख भी नहीं खुल रही है, बंद हो रही है तो वो सो जाती है।
और नेक्स्ट मॉर्निंग जब रक्षा उठती है तो रीना उसको बोलती है बेटा आज स्कूल मत जाओ, आज तुम यहीं रेस्ट करो। रक्षा घबराई हुई है और रीना तैयार हो रही थी उस वक्त वहां जाने के लिए, अपना जो भी नया घर था उसमें। तो उसे दिख रहा था इस वक्त पापा ऑफिस जा रहे हैं, विक्की बिल्कुल तैयार है। तो रक्षा बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं स्कूल जाऊंगी, मैं स्कूल जाऊंगी। और वो ना किसी से कोई बात किए बिना फटाफट नहा धो के तैयार हो जाती है कि आप मुझे भी स्कूल ड्रॉप करो। और रक्षा इतनी घबराई हुई थी कि उसको वहां पे रुकना नहीं है, इसने कुछ डिस्कस ही नहीं किया अपने पेरेंट्स के साथ और ये तैयार होगी। मोहित ने इसको स्कूल छोड़ा और ये वही दिन था जिस दिन रक्षा स्कूल में फेंट हो। और उसके बाद जब टीचर्स ने इसके पेरेंट्स को कॉल करके बुलाया तो रक्षा के पेरेंट्स सबसे पहले उसे स्कूल से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पे उसके कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, कुछ सीरियस उनको नहीं लगता डॉक्टर्स को, तो बोलते हैं आप बच्चे को ले जाइए, कुछ वीकनेस वगैरह ही हमें लग रही है, बाकी अगर कुछ टेस्ट में कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो हम आप लोगों को बताएंगे, अभी थोड़ा बस वीकनेस है और कोई प्रॉब्लम नहीं। रक्षा रिजॉर्ट जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ। 11th क्लास की बच्ची है, उसके साथ जो अटेम्प्ट हुआ है उसको वो खुल के बोल भी नहीं पा रही। स्पेशली मोहित और विक्की हैं कार में, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ये लोग उसका मन बहलाने के लिए अलग अलग तरह के जोक्स कर रहे थे, जो माहौल है उसको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर रक्षा एकदम चुप। जब ये लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो रक्षा मोहित को बोलती है कि पापा ऐसा नहीं हो सकता, हम कहीं और रहें। मोहित हंसने लगता है, कहता है हाँ तुम्हारा सही है, पहले बंगला अच्छा नहीं लग रहा, अब हम कहीं और रहें। तो फिर वो बोलते हैं कि बेटा हम फाइनल कर तो चुके हैं घर, अब 1 हफ्ते की बात तो और है, ये ज्यादा टाइम तो ना रह गया है, हम जल्दी शिफ्ट हो जाएंगे, काम भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। रक्षा कुछ नहीं बोलती। इधर मोहित रीना और रक्षा को ड्रॉप करता है रिजॉर्ट में और उसकी कुछ मेडिसिन लानी होती है रक्षा की, तो वो विक्की को कार में लेके चला जाता है, बोलता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ, तुम लोग चलो कॉटेज में, चलो वहाँ थोड़ा फ्रेशन अप हो, हम आते हैं। अब ये दोनों माँ बेटी कॉटेज में जाते हैं तो रीना रक्षा से पूछते हैं बेटा क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो, क्यों तुमने पढ़ाई का इतना प्रेशर ले रखा। रक्षा रीना को बोलती है मम्मी ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, कुछ और बात है, लेकिन अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तो आप यकीन नहीं करो। और ये कह के वो रोना शुरू कर देती है। रीना उसको समझाती है बेटा ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं करूंगी, मेरे साथ शेयर तो करो, बताओ तो कोई बात हुई है स्कूल में, कोई परेशानी है, हर चीज का सोल्यूशन होता है, जैसे कि माँ बाप समझाते हैं बच्चों को। और रक्षा वो सारी बातें रीना के साथ शेयर करती है जो उसके साथ कॉटेज में पिछले 2-3 दिन से घट रही हैं। ये सुन के रीना उसको रिलैक्स करती है, बोलती है बेटा कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो, मैं और पापा हैं, हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन निकालेंगे। रक्षा रोते हुए यही बोल रही है मम्मी मुझे पता है आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा। रीना रक्षा के सर पे हाथ फेरती है, बोलती है नहीं नहीं मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा हो रहा है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और हम मूव कर तो रहे हैं। तुम्हें पता तो है बेटा कि पापा पे काम का कितना प्रेशर है और वैसे भी हम लोगों की वजह से उन्होंने घर चेंज किया है, हफ्ते भर की बात है, तुम परेशान मत हो, हम लोग हैं, डेफिनेटली इसका कोई हम सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। रीना रक्षा को थोड़ा सा चिल करती है, उसको बेड पे लिटाती है, बोलती है तुम सो जाओ और परेशान मत हो, अभी पापा आते हैं तो फिर मैं बात करूंगी। रक्षा बेड पे लेटती है, सो जाती है। रीना के ही रूम में है रक्षा। आज रीना को ऐसा लगता है जैसे ना रक्षा सो गई, वो आवाज भी देती है रक्षा, तो रक्षा ना कुछ बोलती नहीं है। मतलब एक होता है ना आप वो वाले मूड में होते हो जब आपको नींद आ रही है और आप जगे भी हुए हो, तो रक्षा जब उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं करती तो रीना को लगता है रक्षा सो गई है। और तभी रीना मोहित को फोन करती है और मोहित से जो रीना बात करती है वो बात वही होती है जिसका डर रक्षा को था। रीना मोहित को बोलती है कि रक्षा को मुझे लग रहा है कोई मेंटल इशू है, मोहित तुम कल ही किसी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लो, उसकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है, या तो उस पर स्टडी का प्रेशर बहुत ज्यादा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है, वो बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है। और ये सुन के रक्षा, एक होता है ना कि बंदे का एकदम बिलीव टूट जाता है कि मैंने इतनी मुश्किल से किसी के साथ कुछ शेयर किया और उसे मेरी बात पे भरोसा नहीं है और मुझे पता था कि उसे मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा। रक्षा जाग तो रही थी पर वो प्रिटेंड कर रही थी जैसे वो सो रही हो। मोहित और विक्की भी अब कॉटेज में आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। ये लोग माहौल को थोड़ा सा चिल करते हैं, काम करते हैं, रक्षा को उठाते हैं, सब साथ में डिनर करते हैं। विक्की और मोहित अननेसेसरी जोक्स कर रहे होते हैं कि माहौल थोड़ा सा काम हो जाए, सब थोड़ा सा ठीक फील करें। और वैसे भी विक्की को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि चल क्या रहा है वहां पे। अभी तक रिजॉर्ट में जो भी कुछ हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ रक्षा के साथ हुआ था। अब सोने का टाइम आता है और मोहित रक्षा से बोलता है बेटा आज तो मम्मा के पास यहीं सो जाओ, मैं और भाई ऊपर तुम्हारे रूम में सो जाएंगे। रक्षा वैसे भी जो भी कुछ चल रहा था उस पर ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी, उसने डिनर भी बहुत कम ही किया था। शी वाज लाइक कि बस ठीक है जो हो रहा है चलने दो। कहती है ठीक है मैं यहीं सो जाती हूँ। और आज मोहित और विक्की उस रूम में सोते हैं जहाँ रक्षा के साथ ये सब कुछ घट रहा था और उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जानना चाहते हैं आप आगे क्या होता है? हाँ, तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए आईडी पर अपनी स्टोरीज आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं m.rstoriesandexperiences@gmail.com। मैं जानती हूँ स्टोरी लाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, रात के 2:30 बजे मैं ये शूट कर रही हूँ। आज मैं एक पार्टी से आई थी और मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, कुछ भी हो आज मुझे शूटिंग करनी ही है। टाइम के अभाव के कारण स्टोरी सुनाने में थोड़ा सा लेट हो गई मैं, तो अब आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, चलते हैं स्टोरी में आगे। मोहित और विक्की आज रक्षा के रूम में सो रहे होते हैं और अचानक से सोते सोते मोहित को बहुत सफोकेशन फील होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनको ना सांस नहीं आ रही। मोहित अपनी आंखें खोलते हैं, उठते हैं, लाइट जलाते हैं। लाइट जला के थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि विक्की बिस्तर से करीब 2 से 2.5 फीट ऊपर है, हवा में झूल रहा है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है, बस वो हवा में झूल रहा है। विक्की को ऐसी हालत में देख के मोहित एकदम चिल्लाते हैं, विक्की, उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं। तभी विक्की अचानक बेड पे गिरता है धड़ाम से और उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, पापा पापा। ये आवाजें सुन के रीना और रक्षा भागे भागे ऊपर आते हैं। मोहित ने विक्की को गले से लगा रखा हुआ है और वो चिल्ला रहा है, कौन है यहाँ पर, कौन है। रीना और रक्षा पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ, और वो देख रहे हैं कि मोहित ने गले से एकदम विक्की को लगा के रखा हुआ है और बहुत डरा हुआ है। तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि रक्षा के बाल एकदम हवा में उड़ रहे हैं और रक्षा चिल्ला रही है, छोड़ो मुझे छोड़ो। और रक्षा जमीन पे गिरी और उसे घसीटते हुए कोई बाथरूम की तरफ लेकर जा रहा है और रक्षा चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मोहित इधर से चिल्ला रहे हैं, कौन है कौन है। वो रक्षा की तरफ भाग रहे हैं, रक्षा को पकड़ रहे हैं, रक्षा को कोई घसीट रहा है। रीना चिल्ला रही है कौन है। और वो मतलब एक ऐसा सा माहौल बना हुआ है जो मूवीज में हम देखते हैं, शायद बिल्कुल वैसा। और रक्षा खुद अंबिका से ये बोल रही है कि कोई यकीन नहीं करेगा मैं बताऊंगी, लेकिन जो हमने भुगता है, हमारी फैमिली ने भुगता है, वो हम ही जानते हैं कि क्या था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीजें इस तरीके से होती जा रही हैं और इसके बाद उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। पर रिजॉर्ट से कोई बंदा इनकी तरफ नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एकदम से ये लोग उठते हैं, नीचे भागते हैं स्टेयर से और लिटरली इनको वहाँ पे हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी इंसान की, किसी आदमी की, पर दिख कोई नहीं रहा। ये लोग नीचे भागते हैं। उसके बाद ये अपने फ़ोन्स उठाते हैं, कार की की लेते हैं, यहाँ से ये रिसेप्शन को फ़ोन मिला रहे हैं। फ़ोन में किसी के भी नेटवर्क नहीं है। दरवाज़ा खोलते हैं, रिसेप्शन की तरफ ये लोग भागे भागे जाते हैं। रिसेप्शन पे जाते हैं, वहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात। कैन यू इमेजिन, एक 5 स्टार फैसिलिटी वाला होटल, होटल नहीं रिजॉर्ट, और उसमें रिसेप्शन पे कोई बंदा ही नहीं है। ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर कोई बंदा नहीं है। फोन ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, 4 फोन है इनके पास, क्योंकि बच्चों को भी इन्होंने फोन दिए हुए थे। बच्चों को अकेले ट्रैवल करना था, वो लोग रिजॉर्ट में रह रहे थे, इसलिए दोनों बच्चों के पास फोन थे, पर एक भी फोन में सिग्नल नहीं। जब रिसेप्शन पे भी कोई नहीं आता तो मोहित बोलते हैं कि चलो हम यहाँ से अभी निकलते हैं। इन्होंने अपना कोई सामान नहीं लिया रिजॉर्ट से, सिर्फ कार की कीज उठाई थी और अपने सेल फोन्स लिए थे। ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, कार बड़े आराम से स्टार्ट होती है। ये लोग होटल से जब बाहर निकलते हैं तो मेन गेट पे वहाँ पे 2 गार्ड्स खड़े हुए हैं और रिजॉर्ट से मेन गेट का डिस्टेंस इतना नहीं है कि आपको आवाज सुनाई ना दे। और वो भी 4 लोग जब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो आवाज डेफिनेटली आती है। और गार्ड इनको बड़े स्ट्रेंज आइज से देख रहे हैं कि ये लोग रात में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं। पर मोहित रुकता नहीं है और वो कार लेकर रिजॉर्ट से बाहर निकल जाता है। ये सारे लोग बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमें कहीं पहुंचा दो, मतलब बहुत घबराए हुए हैं। और ये आगे निकल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि रिजॉर्ट आउटस्कर्ट्स में है। इनको लगातार हंसने की आवाज़ सुनाई दे जाती है, जैसे इनका कोई पीछा कर रहा है। किसी के भी फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा। मोहित कार ड्राइव किए जा रहे हैं कि रास्ता कट जाए। कभी राइट ले रहे हैं, कभी लेफ्ट ले रहे हैं। और मोहित का यहाँ से रोज़ का आना जाना था, क्योंकि मोहित रोज़ सुबह यहाँ से ऑफिस जा रहे थे, शाम को यहाँ आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उनको रास्ते का अंदाज़ा नहीं था। पर गाड़ी घूमे जा रही है और ये सारी चीज़ें करीब 2-2:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। 4 सुबह के बज रहे हैं और गाड़ी उसी रोड पे घूमे जा रही है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं आ रहा। घूम फिर के इनको बार बार वही रिजॉर्ट दिख रहा है, कहीं कोई रास्ता नहीं आ रहा है, जैसे ही किसी का ट्रैप में फंस गए हों। लगातार ये लोग घूम रहे हैं, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं। कभी इनको हंसने की आवाज़ आ रही है, सबको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई पीछे है।
ये सब होते-होते सुबह के 4:30 पौने 5 बज गए थे। जब सुबह की वो कहते हैं ना पौ फटती है, मतलब ट्विलाइट जो होती है, अंधेरा उजाला मिलता है। जब तक वो टाइम नहीं आ गया, इन लोगों के साथ यही चलता रहा। ये बच्चे, माता-पिता सारे गाड़ी में इतना परेशान रहे हैं और पूरे टाइम ये जाप करते रहे हैं कि कुछ भी करके ये टाइम निकल जाए। सुबह जैसे-जैसे स्टार्ट होती है, जैसे-जैसे दिन निकलना शुरू होता है, इन लोगों को रास्ता मिलता है और अब ये जो इन्होंने नया घर लिया था, उसकी तरफ आते हैं और जब ये लोग उस घर में पहुँचते हैं, तो सबसे अजीब चीज़ होती है कि घर की चाबी इन लोगों के पास नहीं है, वो रिज़ॉर्ट में ही छूट गई है। अब कहानी में आगे क्या होता है? क्या स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाएगी? जो उस एंटिटी का प्रभाव था या इन लोगों का पीछा उसने इस घर तक भी किया? ये जानने के लिए आपको स्टोरी का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आ रहूँगी। आपको ये ज़रूर बताऊँगी कि ये कहानी यहाँ नहीं ख़त्म होती। कहानी में इस एंटिटी ने अभी इन लोगों को और भी बहुत परेशान किया है। जानने के लिए स्टोरी का सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। तब तक के लिए नमस्कार।